नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव यानी दिल्ली असेंबली इलेक्शन पर। दिल्ली में क्या होने वाला है, दिल्ली की सियासत की फिजाएं किस मोड़ पर जा रहा है। शायद ये पहला दिल्ली का चुनाव है जब कोई ओपिनियन पोल नहीं आ रहा है, जब कोई सर्वे नहीं आ रहा है, कोई बड़ा सर्वे एजेंसी टेलीविजन पर सर्वे टेलीकास्ट नहीं कर रहा है। क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पहले से ही हार का डर लग रहा है? क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसी डर के कारण गोदी मीडिया को निर्देश दे दिए हैं कि जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक सर्वे टेलीकास्ट मत करना? यह खेला दिल्ली में दूसरा होने वाला है। हरियाणा और महाराष्ट्र के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। आखिर दिल्ली में होने क्या वाला है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव करो या मरो की चुनाव। इस चुनाव को अगर अरविंद केजरीवाल नहीं जीतते हैं तो एक बात नोट करके रखिए कि अरविंद केजरीवाल का सियासत दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सियासत का अंत हो जाएगा। जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हारेंगे फिर पंजाब की सरकार भी नहीं टिकेगी, पंजाब में सरकार भी जाएगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी जान लीजिए, अगर इस चुनाव को अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं तो फिर कांग्रेस की सियासत ही खत्म नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विकल्प भारतीय राजनीति में तैयार हो जाएगा, यानी बीजेपी का विकल्प तैयार हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल पीएम के चेहरे बन जाएंगे। याद करिए 2022 को इसी इंटॉक चैनल पर मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव पर विश्लेषण कर रहा था, तब मैंने एक बात कहा था, अगर 2025 का चुनाव अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो 2029 में देश में दूसरी बड़ी पार्टी जो होगी वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी होगी। यानी 2029 के चुनाव में ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन उसके लिए अरविंद केजरीवाल को कुछ विषय पर फोकस करना होगा। लेकिन इस समय अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतने। उसके बाद अरविंद केजरीवाल देश के सियासत की तरफ बढ़ेंगे। अब हम आते हैं वोट शेयर और जातिगत राजनीति पर। लास्ट के 3 विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों का वोट शेयर क्या रहा है। 2013 की बात करते हैं, जब अरविंद केजरीवाल का युग का आरंभ हुआ था दिल्ली के सियासत में, जब अरविंद केजरीवाल का एंट्री हुआ था, उस समय सभी लोग अरविंद केजरीवाल के पार्टी को आप कह सकते हैं कि उतना महत्व नहीं दे रहे थे। ये सब कह रहे थे कि केजरीवाल कोई खास नहीं करेंगे, 1-2 सीट जीत जाएंगे काफी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने चौंकाया भी। अरविंद केजरीवाल के साथ उस समय एक बात देखने को मिली कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो तो शिफ्ट हुआ, साथ में अरविंद केजरीवाल के साथ जो वोट बैंक शिफ्ट हुआ वो भी मैं बता देना चाहता हूं साथियों। 2013 के दिल्ली असेंबली इलेक्शन को अगर मैं वोट शेयर को देखूं तो उस वोट शेयर में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 30% रहा है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का वोट शेयर 36.6%। टोटल सीटें कितना थी? 31। और कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर था वो लगभग ऑलमोस्ट 24.55%। इन तीनों पार्टियों की वोट शेयर को देखिए, भाजपा और केजरीवाल के बीच बस 6% का फासला था। केजरीवाल की जो सीटें आई थी वो 28 आया था और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 31 आया था। कांग्रेस की सीटें जो थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस पार्टी उस समय 12 या 13 सीटें लाई थी। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, 2015 की ओर आते। ये वो समय था जब आप कह सकते कांग्रेस शून्य पर पहुंच गई। शीला दीक्षित 2013 में चुनाव हार गई थी, लेकिन 2015 में जब दोबारा दिल्ली का आप कह सकते हैं चुनाव होता है दिल्ली में, 2013 में दिल्ली की जनता ने किसी को बहुमत नहीं दिया तो 2015 में एक बार फिर से चुनाव होता है। उस चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर था वो 30% से बढ़कर 54% तक पहुंच गया। कांग्रेस का वोट बैंक 24% से घट गया। मतलब थोड़ा समझिए, कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल में शिफ्ट हो जाता है। और दूसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का भी 4% वोट बैंक कम हो जाता है। 49 दिनों की सरकार कांग्रेस के साथ अरविंद केजरीवाल चलाए थे और 49 दिनों की सरकार में कुछ ऐसा काम किया कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली दीवाना हो गया। और उसके बाद नरेंद्र मोदी का युग भी देश में आ चुका था और नरेंद्र मोदी के युग आने के बाद मोदी के प्रचंड लहर के दौर में दिल्ली ने एक ऐसा फैसला लिया जो कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। नरेंद्र मोदी अपने पीक पे थे, नरेंद्र मोदी का एक लहर चल रहा था, उस लहर को भी दिल्ली ने नजरअंदाज किया और दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल को, आपको जान के हैरानी होगी, 70 में 67 सीटें दे दिया। और दिल्ली के इस मैसेज से सबसे ज्यादा अमित शाह डरे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तो अमित शाह ही थे। और अमित शाह के अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में करारी शिकस्त मिली थी 2015 में। अमित शाह और मोदी मिलकर भी उस समय दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के उस लहर को नहीं रोक पाए जो अरविंद केजरीवाल की लहर
2015 में चला था। उस दौर में जब नरेंद्र मोदी पीक पर थे, जब नरेंद्र मोदी कहीं भाषण देने जाते थे तो लाखों के लोग सुनने के लिए आते थे। आज के टाइम में तो नरेंद्र मोदी का लहर भी तो कमजोर हुआ। अरविंद केजरीवाल का क्या, नरेंद्र मोदी का लहर तो कमजोर हो गया, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल का भी वही लहर है जो 2015 में था? तो जवाब है नहीं। आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल का भी वो लहर नहीं है, वो माहौल दिल्ली में नहीं है जो 2015 में था, अरविंद केजरीवाल के 49 दिनों के सरकार के दौरान था। अब तीसरा विश्लेषण, अब हम आते हैं 2020 पर। 2020 में क्या तस्वीरें हुई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली में 2020 की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर था वो करीब 1% घट गई। 2020 में 1% घट गई और अरविंद केजरीवाल टोटल 62 सीटें जीते। और यहाँ पर आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीता, कांग्रेस पार्टी को एक भी सीटें नहीं मिली। 2015 में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, 2020 में भी कांग्रेस के लिए खाता नहीं खुला, इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस के पास बचा कुछ नहीं है। क्योंकि पिछले 3 चुनाव का अगर वोट शेयर देखे तो 2013 में कांग्रेस के पास 24% वोट शेयर था, 2015 में कांग्रेस के पास 9.7% वोट शेयर था, 2020 आते आते कांग्रेस का वोट शेयर 4.3 पर पहुंच जाता है। इस बात को थोड़ा समझिए कि वोट शेयर किस प्रकार से कांग्रेस का डाउन होता जा रहा है। मतलब सीधे शब्दों कहें तो दिल्ली के सियासत में कांग्रेस ने अपना वजूद खो दिया। कांग्रेस के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब जो भी है कांग्रेस पा ही सकती है। 2020 में कांग्रेस का वोट शेयर 4.3% था। अगर इस वोट शेयर को कांग्रेस पार्टी बढ़ा लेती, 5% ही बढ़ा लेती है, तो कांग्रेस की स्थिति 2015 जैसी होगी। क्या कांग्रेस का खाता खुल पाएगा? अगर 5% ही कांग्रेस बढ़ा लेती है वोट शेयर और कांग्रेस पार्टी कुछ मुस्लिम एरिया में 1-2 सीटें निकाल लेती है तो कांग्रेस बहुत कुछ हासिल कर लेगी। अरविंद केजरीवाल को एक अच्छा नुकसान करवा पाएगा। अब थोड़ा हम दिल्ली के सियासत के वोट शेयर के बाद हम दिल्ली के जातीय समीकरण पर आते हैं। दिल्ली के जो जातीय समीकरण है, दिल्ली में पंजाबी और सिख समुदाय की जो मतदाताओं की संख्या है वो करीब 20% है, यानी 20% पंजाबी वोटर है जो परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर माने जाते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं। 20% मामूली बात नहीं है, पंजाबी वोटर 20% है। लेकिन इसके साथ ही थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं साथियों, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली में के चुनाव में एक और महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है। इसके अलावा दिल्ली के चुनाव में हिंदू मुस्लिम भी क्या फैक्टर रहता है, और हिंदू मुस्लिम के बीचों के अगर हम अंतर को देखें तो क्या दिल्ली में हिंदू मुस्लिम का सियासत होता है? तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि देश के कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां हिंदू और मुसलमान का राजनीति नहीं होता है। दिल्ली में मुसलमानों की संख्या 12.9% है, यानी जो लगभग 21 लाख है। मतलब आप समझ सकते हैं जो लगभग 22 लाख के आसपास है। मुस्लिम वोटर आखिर किस तरफ जाएगा, मुस्लिम समाज के लोग किस तरफ जाएंगे, ये जानना बेहद जरूरी है। मुसलमान वोटरों की हम बात करें तो मुसलमान वोटरों की एक माइंडसेट अगर हम पिछले कई चुनाव के अध्ययन करने के बाद समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मुस्लिम वोटर जो है उसी तरफ जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के काबिल रहे। यानी मुसलमान ये देखेगा कि भाजपा को कौन हरा सकता है, कांग्रेस पार्टी हरा सकती है या आम आदमी पार्टी। भले ही अभी मुस्लिम वोटर ये कह रहे हो कि कांग्रेस की तरफ जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि मुसलमान वोटर कांग्रेस की तरफ ही जाए। भारतीय जनता पार्टी को जो हरा सकता है मुस्लिम वोटर उसी के पक्ष में जाएगा। थोड़ा खेल को समझिए दिल्ली के सियासत में। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हरा कौन सकता है? अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, और कोई नहीं हरा सकता है। यानी अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है तो समझ लीजिए कि दिल्ली के मुस्लिम वोटर किधर जाएंगे? अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ही वो पार्टी है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। यानी मुस्लिम वोट बैंक जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है 12.9%। इसके साथ ये भी बताते चले कि मुस्लिम वोटर करीब 8 से 10 सीटों पर असर डालती है। इन 8 से 10 सीटों को ही अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं। मुस्लिम वोटर जो है उसी तरफ जाएगा जो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के काबिल है। मुस्लिम वोटर किधर जाएगा? तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया, लेकिन हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में लगभग 22 लाख मुसलमान है, और ये 22 लाख मुसलमान तो मामूली नहीं है। तो थोड़ा समझ लीजिए कि अगर मुस्लिम वोटर 22 लाख मुस्लिम वोटर, लगभग 22 लाख मुस्लिम वोटर, अगर ये मुस्लिम वोटर सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में चले जाते हैं तो फिर तो खेला होगा ही। फिर अरविंद केजरीवाल के लिए राहें आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के साथ हिंदू वोटर नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो है उनकी विचारधारा आज तक किसी को समझ में नहीं आ सका है। अरविंद केजरीवाल का विचारधारा क्या है ये आज तक कोई नहीं समझ सका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल राइट और लेफ्ट दोनों तरफ के विचारधारा मानने वाले अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं।
कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो जन्म हुआ है, राजनीतिक जन्म, वो संघ के कारण ही निकला है। यानी आम आदमी पार्टी जो है संघ का आप कह सकते हैं कि दूसरा पार्टी है। पहला भारतीय जनता पार्टी, जहां भाजपा नहीं जीत पाती है, वहां आरएसएस अरविंद केजरीवाल को ला देते हैं, यानी सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर अरविंद केजरीवाल को आगे कर देते हैं। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में आपको बताते चले कि 2020 की तुलना में दिल्ली में मतदाताओं की संख्या लगभग 60 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। अरविंद केजरीवाल ये आरोप भी लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है या पूर्व एमएलए है, पूर्व विधायक है, उनके पते से कई लोग आप कह सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवा रहे हैं। कितने आवेदन को चुनाव आयोग ने स्वीकार किया, इसकी कोई डाटा हमारे पास तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिली है कि जो अरविंद केजरीवाल का भी आरोप है, और लगभग 14 विधानसभा सीट ऐसी है जिसमें अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट, जहां से शीला दीक्षित चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस समय शीला दीक्षित के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन टोटल अगर हम देखें तो 14 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में कमी दर्ज की गई, तो कई सीटों पर मतदाताओं की संख्या अचानक बढ़ गई है लोकसभा की तुलना में। मतलब इन तमाम परिस्थितियों को अगर हम देखें कि लोकसभा चुनाव के तुलना में कई सीटों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। लोकसभा चुनाव ज्यादा पुराना नहीं है, जून के महीने में 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था और दिल्ली में मई में वोटिंग हुई थी। मई 2024 से जनवरी 2024 के बीच कई सीटों पर लगभग 15 से 20 हजार वोटर बढ़े हैं। ये बस औसत है, कई सीटों पर 5,000 10,000 वोटर बढ़े हैं। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में अरविंद केजरीवाल का जो आरोप है कि बीजेपी के नेताओं के आप कह सकते हैं सरकारी पते से भी वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन किया जा रहा है, और इस प्रकार के गोलमोल का आरोप कहीं ना कहीं हरियाणा में भी लगा, भारतीय जनता पार्टी पर, महाराष्ट्र में भी लगा। लेकिन तमाम तस्वीरों के बीच में, इन तमाम परिस्थितियों के बीच में दिल्ली क्या चाहती है? दिल्ली की स्थिति इस समय ऐसी है कि हर पार्टी फ्री वेस्ट की योजनाएं दे रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आए भी थे तो फ्री की योजनाओं के दम पर, तो दिल्ली में हर पार्टी कहीं ना कहीं फ्री की योजनाओं पर फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी फ्री की योजनाओं की बात करे, अरविंद केजरीवाल भी फ्री की योजनाओं पर बात करे, उस पर हम एक और अलायंसेस करेंगे। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ये गंभीर आरोप, जो करप्शन के चार्जेस अरविंद केजरीवाल पर खुद भी लगे हैं, अरविंद केजरीवाल के सहयोगी मनीष सिसोदिया पर लगे हैं या आम आदमी पार्टी के विभिन्न नेताओं पर लगे हैं, वो करप्शन के चार्जेस मामूली नहीं है। जो आप कह सकते हैं कि शराब घोटाला है दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला। उस शराब घोटाले के बावजूद भी अगर जनता अरविंद केजरीवाल पर विश्वास जताती है, एक बार फिर से लगातार चौथी जीत अगर अरविंद केजरीवाल को देती है, तो ये समझ लीजिए कि जनता वाकई अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल अक्सर कहते हैं कि ये पॉलिटिकल आरोप, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि वो राजनीतिक आरोप उन पर लगा है, वो लगातार दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं, यानी राजनीतिक तौर पर अरविंद केजरीवाल के छवि को धूमिल करने की प्रयास हो रही है। तो क्या वाकई अरविंद केजरीवाल की छवि को धूमिल करने की प्रयास हो रही है या फिर नहीं? इन तमाम परिस्थितियों के बीच दिल्ली में जो फ्री की योजना है, जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि इस प्रकार की योजनाएं बंद होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद भी ऐसे फ्री की योजनाओं पर फोकस कर रही है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने भी कई बड़े वादे किए। भारतीय जनता पार्टी ने यह कह दिया कि अरविंद केजरीवाल के सरकार में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उन कल्याणकारी योजनाओं पर भारतीय जनता पार्टी नहीं हटाएगी। लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कई बड़े एजेंडों पर भी काम कर रही है। दिल्ली में फ्री की योजनाओं पर फोकस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दिवाली में गैस फ्री देने की बात करे, दिवाली और होली में। इसके अलावा और भी कई बड़े योजनाओं पर भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। इसके साथ ही दिल्ली के सियासत के इतिहास को भी बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 1993 में आखिरी बार दिल्ली में चुनाव जीती थी। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी यानी 1993 के बाद से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक चुनाव नहीं जीती। 1998 में शीला दीक्षित पहली बार मुख्यमंत्री बनी, 2003 में दोबारा शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद शीला दीक्षित लगातार मुख्यमंत्री बन रही है। और शीला दीक्षित के बाद कौन आते हैं? 1998 के बाद से लगातार शीला दीक्षित 2013 तक मुख्यमंत्री बनी रही, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल आते हैं। और अरविंद केजरीवाल आते हैं तो अब लगातार 3 बार अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत चुके हैं और ये चौथा बार है। अगर इस बार भी अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाते हैं तो समझ लीजिए कि दिल्ली के सियासत में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 सालों से इंतजार कर रही है दिल्ली में सत्ता के लिए। वो इंतजार शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी और लंबा हो सकता है। भाजपा के लिए इंतजार शायद और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर अरविंद केजरीवाल इस बार जीतने में कामयाब हो जाती। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में जिस फ्री की योजनाओं पर लगातार चर्चा हो रही है, जिस फ्री की योजनाओं पर लगातार बात हो रही है, जहां महिलाओं को
2500 रुपए देने की बात अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, जहां महिलाओं को 2500 रुपए देने की बातें भारतीय जनता पार्टी भी कर रहे हैं। दिल्ली की वर्तमान आबादी की बात करें तो अभी कोई जनगणना नहीं हुई, लेकिन जो औसत लगाया जा रहा है 3 करोड़ से ज्यादा है। 3 करोड़ से ज्यादा दिल्ली के आप कह सकते हैं बुनियादी ढांचे में कई कमजोरियां हैं। दिल्ली की लुटियन जोड़ को छोड़ दिया जाए तो बाकी दिल्ली के शहर में टूटी सड़कें, मतलब यहाँ के जो चुनावी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कोई राजनीतिक दल बात नहीं कर रही। फ्री की योजनाओं पर बात हो रही है। फ्री की योजनाएं दिवाली पर, होली पर गैस फ्री दे देंगे, महिलाओं को 2500 रुपए फ्री दे देंगे। और केजरीवाल बस तो महिलाओं के लिए फ्री कर दिए, अब केजरीवाल कह रहे हैं कि छात्रों के लिए भी बस फ्री हो गई। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में दिल्ली के जो बुनियादी मुद्दे हैं, सड़क टूटी हुई है, कमजोर शहरी ढांचा जो दिल्ली की कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। दिल्ली में पानी की समस्या एक अलग ही मुद्दा। अरविंद केजरीवाल जब आए थे तो इसी पानी की समस्या को लेकर आए थे, मुफ्त पानी के वादे किए थे। मुफ्त पानी की घोषणा के बावजूद ही दिल्ली के सैकड़ों ऐसी कॉलोनी है जहां पाइपलाइन नहीं है, वहां पानी के टैंकरों से पहुंचाया जाता है। गर्मी के मौसम में जब पानी की कमी की बात सामने आती तो इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा असर होता है, दिल्ली के इन्हीं क्षेत्रों में। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो वादे करते हैं, मुफ्त पानी की योजनाओं की बात करते हैं, दिल्ली के कई क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि पानी की सुविधाएं तक, पानी के पाइपलाइन तक अरविंद केजरीवाल 10 सालों तक नहीं पहुंचा पाए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में यमुना के साफ करने की बात कह चुके हैं, लेकिन यमुना नदी आज तक साफ नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल बस वादे करते रहे, लेकिन उस वादे का असर नहीं हुआ। और अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में खुद भी माना कि यमुना को वो 10 साल में साफ नहीं कर सके। अब अरविंद केजरीवाल को एक और मौका मिल जाए तो अरविंद केजरीवाल ये कर देंगे। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में दिल्ली की जो समस्या है, दिल्ली की कई समस्या है। यमुना नदी का सवाल तो हमने आज उठा ही लिया, इसके अलावा दिल्ली की और भी समस्या है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है। सर्दियों में 3 से 4 महीने दिल्ली में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता है। दिल्ली रहने लायक नहीं है। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने आप कह सकते हैं कि बर्बाद कर दिया। अरविंद केजरीवाल को उन फ्री की योजनाओं से क्या दिल्ली बदल जाएगा? अरविंद केजरीवाल के पास फ्री की कई स्कीमें रहती हैं, वो कई ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच दिल्ली की जो समस्या है, दिल्ली के जो मुद्दे हैं, उससे अरविंद केजरीवाल इनकार नहीं कर सकते। इसके साथ ही आपको बताते चले कि दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या इस समय जो है, उन वीआईपी इलाकों को, अगर आप दिल्ली के वीआईपी इलाकों को छोड़ दें तो दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में जो परिस्थिति देखने को मिल रहा है साथियों, दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सड़कें बेहतर नहीं है। दिल्ली की स्थिति उतना सामान्य नहीं है जितना अरविंद केजरीवाल बताने की कोशिश करते हैं फ्री की योजनाओं के दम पर। दिल्ली के जो सियासत की तस्वीर है, दिल्ली के बातें जो अरविंद केजरीवाल बताते हैं, केजरीवाल के बातों में कितना दम, तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में बुनियादी सुविधाएं नहीं है। पीने के लिए बेहतर पानी नहीं है, दिल्ली में सड़कें बेहतर नहीं है। लुटियन जोन को छोड़ दे, उस जोन को छोड़ दे जहां वीआईपी लोग रहते हैं। उसके अलावा दिल्ली की सच्चाई ये भी है कि सड़कें बेहतर नहीं है। दिल्ली में आज भी बड़े संख्या में लोग आप कह सकते हैं कि बेघर हैं। उन मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल का ध्यान कभी नहीं जाता है। अरविंद केजरीवाल उन लोगों की चिंता कभी नहीं करते जो कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल उन विषयों पर कभी चर्चा तक नहीं करते। यमुना नदी को अरविंद केजरीवाल साफ नहीं कर सके। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो बनिया जाति से आते और दिल्ली में बनिया राजनीति भी होती है। दिल्ली के चुनाव में जातीय समीकरण भी काफी मजबूत है। गरीबी, महिला सुरक्षा तो दिल्ली का मुद्दा है, लेकिन दिल्ली में जाति का भी असर है, दिल्ली में धर्म का भी असर है। यानी दिल्ली को आप मामूली मत समझिए। अरविंद केजरीवाल हरियाणा से आने वाले हैं, लेकिन वो दिल्ली के वोटर बन चुके थे पहले से ही। और अरविंद केजरीवाल के बारे में ये भी बताना चाहते हैं, जो अरविंद केजरीवाल का सियासी वजूद है वो अन्ना आंदोलन से ही निकल कर हुआ। अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल निकले। और दिल्ली के मुख्य समस्याओं पर अगर हम आए, शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करें तो प्रदूषण दिल्ली की समस्या है, जल संकट दिल्ली की समस्या है, यमुना की सफाई दिल्ली की समस्या है, बुनियादी ढांचे विकास जैसे मुद्दे। आप कह सकते हैं कि रोड बेहतर नहीं है दिल्ली में। लुटियन जोन को छोड़ दे, उन जोन को छोड़ दे जहां वीआईपी लोग रहते हैं। दिल्ली में चुनावी रैलियों में सभी पार्टियां फ्री की योजनाओं पर बात कर रही है, लेकिन यही नरेंद्र मोदी थे जो एक वक्त कहते थे कि फ्री की योजनाएं बंद होनी चाहिए, लेकिन आज नरेंद्र मोदी फ्री की योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हर पार्टी कहीं ना कहीं फ्री की योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए इस चुनाव में क्या है? कांग्रेस के लिए इस चुनाव में क्या है? तो सबसे पहली चीज समझिए कि कांग्रेस अपना वजूद दिल्ली के सियासत से गवा चुका है। कांग्रेस का कोई वजूद दिल्ली की राजनीति में है नहीं। पिछले कई चुनावों से कांग्रेस पार्टी लगातार दिल्ली में हार रही है। कांग्रेस पार्टी का सियासी वजूद
दिल्ली की राजनीति से समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस जो शीला दीक्षित के कार्यकाल में दिल्ली में मजबूत थी, उसे पुनर्जीवित करने का कांग्रेस कोशिश करेगा। और कांग्रेस के लिए इस चुनाव में सबसे बेटर ये रहेगा कि अगर कांग्रेस पार्टी 2 सीटें भी जीत जाती है और ये जो वोट्स है पिछले चुनाव में 4.5 का हो गया था, इस चुनाव में 10 तक पहुंचा देता है, तो समझ लीजिए कि कांग्रेस ने जीत हासिल कर लिया। कांग्रेस के लिए चुनाव में जीत यही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ खो दिया। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, कांग्रेस के पास बस पाने के लिए बचा है। कांग्रेस इस चुनाव में बस पा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस चुनाव में आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस चुनाव में कोई खास नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतकर दिल्ली में वो सूखा समाप्त कर सकती है जो 1993 के बाद दिल्ली में भाजपा कभी जीती नहीं है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ये कर सकती है कि दिल्ली को हार जाए। दिल्ली हारने का भारतीय जनता पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिल्ली जीतने का थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी को बिहार चुनाव से पहले एक आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आप कह सकते हैं नेताओं का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ जाएगा। इससे ज्यादा दिल्ली जीतकर भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को कोई खास फायदा होते दिख नहीं रहा है कि दिल्ली तो एक छोटा सा राज्य है। भारतीय जनता पार्टी का असली परीक्षा बिहार में है। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली का चुनाव करो या मरो। अगर इस चुनाव को हार जाती है तो आम आदमी पार्टी का समाप्ति हो जाता है। उत्तर प्रदेश में जैसे ही 2007 का चुनाव मायावती जीतती है तो मायावती के पार्टी का विस्तार हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद बाकी राज्यों में मायावती के पार्टी का वोट शेयर बढ़ जाता है। वही 2012 में जब मायावती उत्तर प्रदेश हारती है, उत्तर प्रदेश की मायावती का वजूद समाप्त होता है, तो धीरे धीरे देश भर में भी मायावती कमजोर पड़ जाती है। मायावती जो एक दौर में देश के प्रधानमंत्री के मेटेलिन मानी जाती थी, वही मायावती कमजोर पड़ जाती। आज के तारीख में अरविंद केजरीवाल के लिए भी दिल्ली का चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली जीत जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री के मेटेलियन बन जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली हार जाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री के मेटेलियन अरविंद केजरीवाल नहीं बन पाएंगे। यूं कहिए कि अरविंद केजरीवाल का ये चुनाव करो या मरो का चुनाव है। करप्शन के जो चार्जेस अरविंद केजरीवाल पर लगे, उन चार्जेस का जवाब भी अरविंद केजरीवाल को इसी चुनाव में देना है। अरविंद केजरीवाल के लिए इस चुनाव में बस अरविंद केजरीवाल को जीतना है। अरविंद केजरीवाल के लिए हार के लिए जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विस्तार पहले से कर चुकी है। वो एक दिल्ली हार जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर हार जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल का सियासत समाप्त हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का सियासी वजूद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर बस पंजाब में है और किसी भी राज्य में आम आदमी पार्टी ने विस्तार नहीं किया। गोवा में थोड़ा वोट कर लिया, गुजरात में भी थोड़ा बहुत वोट शेयर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का वोट शेयर बिहार में नहीं है। अरविंद केजरीवाल का वोट शेयर उत्तर प्रदेश में नहीं है। इन राज्यों में जब तक अरविंद केजरीवाल मजबूत नहीं हो जाते हैं तब तक दिल्ली के हार या जीत अरविंद केजरीवाल के लिए मायने है, आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को अगले 10 सालों तक सत्ता से हटाना आसान नहीं है। मतलब समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के पास सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव करो या मरो की चुनाव है। अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हारते हैं तो अरविंद केजरीवाल का राजनीति समाप्त हो जाएगा। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहे इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।